Welcome, ji. This is our October-November 2024 paper 1-2, and we have 1 hour and 45 minutes for this as well. Start करते हैं जरा इस पेपर की सारी डिटेल्स देखते हैं. We start from question number 1 यहाँ पे, और question number 1 हमें कहता है here different types of softwares can be run on a computer. State what is meant by a software. एक सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, यहाँ पे हमने ये बताना है. और एक सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन हमने अपने नोट्स में कुछ ऐसे लिखी थी कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या हम कहते हैं इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट इज यूज्ड. दिस इज अ सेट दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ टास्क. तो ये हमारे पास is the description of a software. Moving on to the second part, B part कहता है utility software is one type of software, और कहता है that can run on a computer. अच्छा, utility software अगर आप याद करें तो it is a type of system software. इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा वी हैव अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वो सारी एप्लीकेशंस जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन जो कि सिस्टम प्रोवाइड करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट्स देखिए हमारे पास यूजर्स अपने इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस जो है वो वायरस चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और वायरसेस को रिमूव करता है, तो दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउज़र इज यूज्ड टू ब्राउज वेब पेजेस, तो अगेन यूज़र के लिए इस्तेमाल होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. डाटाबेस यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एंटीवायरस जो है इट इज़ हमारे पास द यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे. सी पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर द कंप्यूटर. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की सारी इनपुट्स और सारी आउटपुट्स, यानी उस कंप्यूटर के पास क्या आएगा और उस कंप्यूटर से क्या जाएगा, वो सब मैनेज कर रहा होता है जी. तो हमारे पास बहुत स्पेशल किस्म का अगेन जो हमारे पास सॉफ्टवेयर, जो सबसे अहम सॉफ्टवेयर जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, बेशक वो इनपुट आउटपुट हो, बेशक वो मेमोरी हो हमारे पास, बेशक वो हार्डवेयर डिवाइसेस हो, वो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हो. ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों हमारे पास हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है. ठीक है. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर उसने बोला है, स्पेसिफिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं, या ये जिसकी अपनी स्पेशल टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डाटा स्टोरेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अगेन डाटा स्टोरेज के हमारे पास यूनिट्स क्या हैं? वी हैव बिट्स. बिट्स से वी मूव ऑन टू बाइट्स, बीच में हमारे पास निबल्स होते हैं. Then we move on to kibibytes, then we have giga binary bytes, then we have tera binary bytes, then we have peta binary bytes. फिर उसके बाद exa binary exabyte होता है, फिर आपके पास zeta binary byte होता है. तो इतने सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं. कहता है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा हमारे पास इज a single bit. कहते हैं स्टेट हाउ मेनी निबल्स देयर आर इन 2 bytes. तो हमें इतना पता है कि हमारे पास ये जो एक निबल होता है इसके अंदर बेसिकली वी हैव 4 बिट्स जी. ठीक है. तो अगर आपके पास एक निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास एक बाइट जिसके अंदर यू हैव 8 बिट्स, उसके अंदर यू हैव 2 निबल्स, क्योंकि चार चार मिलकर ही 8 बनाएंगे ना बिट्स. तो अगर आपके पास एक बाइट के अंदर 2 निबल्स हैं, तो 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास कितने निबल्स होंगे जी? यहाँ पे हमारे पास
4 nibbles होंगे। A 10-second sound effect is recorded for a movie और कहते हैं it is recorded with a sample rate of 22016 Hz। सैम्पल रेट क्या होता था बच्चों जब हम साउंड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये हम बोलते हैं इज द नंबर ऑफ वो साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। ठीक है। और इसी तरह कहता है एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ 8 बिट्स। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती थी हमारे पास, नंबर ऑफ बिट्स जो कि एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ द साउंड इफेक्ट इन कीबी बाइट्स, शो ऑल योर वर्किंग। तो हमें अपनी पूरी वर्किंग शो करनी है तो हम इसको वर्किंग स्पेस को स्प्लिट कर लेंगे इनटू 2 पार्ट्स ताकि इजीली वर्किंग कर सकें। देखो साउंड फाइल का हम देख चुके हैं कि हमें अगर साइज फाइंड करना है तो हमारे पास जो भी सैंपल रेट है उसको हमने उठाना है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द गिवन हमारे पास सैंपल रेजोल्यूशन। और क्योंकि उसने हमें बताया है कि दिस इज अ 10 सेकेंड साउंड फाइल तो हमारे पास टोटल ड्यूरेशन ऑफ द साउंड फाइल जितनी है वो भी हमने साथ मल्टीप्लाई करनी। तो सैंपल रेट आई हैव 22016 ऐसे करके, सैंपल रेजोल्यूशन हमारे पास इज 8 बिट्स और ड्यूरेशन ऑफ द साउंड इज 10 सेकेंड्स हमारे पास। अब देखो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास बिट्स में आएगा और हमें आंसर चाहिए इन केबी बाइट्स। तो बिट्स से पहले वील हैव टू गो टू बाइट्स एंड बाइट्स से वील हैव टू गो टू केबी बाइट्स। तो इससे जो जवाब आएगा वो बिट्स में होगा। अगर उसको हम डिवाइड बाय 8 कर दें तो वील हैव आवर आंसर इन बाइट्स। और यहाँ से ये 8 इस 8 को बच्चों कैंसिल आउट करेगा एंड 22016 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास बचेगा जवाब इन बाइट्स। अब इस बाइट वाले आंसर को कन्वर्ट करना है टू कीबी बाइट्स तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे बाय 1024। ठीक है। और ये ऊपर नीचे जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ से दैट विल बी 215 KIBs। अच्छा ये आपने कैलकुलेटर से नहीं करना, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर शॉर्ट डिवीजन आप सीख चुके हैं, थ्रू शॉर्ट डिवीजन आप परफॉर्म करेंगे जी कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 215 किलो बाइनरी बाइट्स बच्चों। ठीक है जी। इसी तरह आगे अगर मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट में कहता है कि द साउंड इफेक्ट इज कंप्रेस्ड फॉर स्टोरेज। कंप्रेशन क्या करती थी बच्चों, हमारे पास रिड्यूस करती थी फाइल साइज को। फाइल साइज को रिड्यूस करने के हमारे पास दो किस्म के कंप्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लॉसी फाइल कंप्रेशन एल्गोरिदम्स, एक को हम कहते हैं लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिदम्स। लॉसी ऐसे इंफॉर्मेशन को रिमूव करते थे कि वो परमानेंटली रिमूव हो जाती थी। लॉसलेस जो है ऐसे रिमूव करती थी कि आप उस इंफॉर्मेशन को वापस रीगेन कर सकते हैं। तो कहते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास सिंपली हमने लिखा रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइल। तो हमारे पास स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फाइल कंप्रेशन, इट इज द reduction in the size of a file। बस इसी तरह सेकंड पार्ट में कहता है गिव वन बेनिफिट ऑफ कंप्रेसिंग द फाइल फॉर स्टोरेज। क्या बेनिफिट होता है जब हम उसको बच्चों फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्टोरेज स्पेस होती है वो लेस ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाती है। तो हम सिंपली लिखेंगे लेस स्टोरेज स्पेस इज ऑक्यूपाइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जिसमें 1 मार्क्स के लिए हमें चाहिए होता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे अगर मूव करें तो क्वेश्चन 3 कहता है कि यूजर हमारे पास enters data that is hexadecimal into a computer system. The data is converted to binary to be processed by the computer, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी वंस एंड जीरो समझ सकता है। कहते हैं गिव वन सिमिलैरिटी बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है। वो कहता है कि आप इन दोनों नंबर सिस्टम्स में एक सिमिलैरिटी बताइए। तो देखो
क्या मेरे सवाल में ये आंसर नहीं मिल गया? हेक्सा एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है, तो हमारे पास दे बोथ आर टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, या दे बोथ आर नंबर सिस्टम्स बच्चों हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं दो डिफरेंसेस बताओ, तो डिफरेंसेस हमारे पास बेस का डिफरेंस है, वैल्यूज रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस है, यूज का डिफरेंस है। कंप्यूटर डायरेक्टली हेक्सा अंडरस्टैंड नहीं करता, डायरेक्टली बाइनरी करता है। तो पहला डिफरेंस तो हम सिंपली ये लिखेंगे कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स include 0 and 1 only, और हमारे पास on the other hand hexadecimals include, this is a difference, hexadecimals include digits from 0 to 9 and हमारे पास characters from A to F बच्चों। दिस इज वन डिफरेंस। इसी डिफरेंस से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल्स जो हैं, हेक्साडेसिमल्स हैव अ बेस ऑफ 16, और वेयर एज बाइनरी नंबर सिस्टम is a base 2 नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास बच्चों डिफरेंसेस हो गए दो बिटवीन हेक्साडेसिमल्स एंड हमारे पास बाइनरी नंबर्स। फिर बी पार्ट इसी क्वेश्चन का कहता है कि डाटा दैट इज डेनरी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू बाइनरी। बिल्कुल डेनरी टू बाइनरी हम जा सकते हैं। डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन जब हम करते थे तो हम कहते थे कि नंबर्स कैटेगराइज्ड होते हैं इनटू टू कैटेगरीज। डेनरी जो हम समझते हैं, बाकी सबको हम अदर कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें वी हैड बाइनरी नंबर सिस्टम भी और इसमें वी हैड हेक्साडेसिमल्स भी बच्चों। डेनरी से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में आप जब भी जाते हैं तो आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे मेथड से आप वापस जब भी डेनरी में आते हैं तो आप यहाँ पर वो पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी। तो कहते हैं कि गिव द बाइनरी नंबर फॉर ईच ऑफ द 3 डेनरी वैल्यूज। उसने 3 डेनरी वैल्यूज हमें दी हैं, हमें तीनों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम 15 जी। तो टू 7 टाइम्स हमारे पास 15 होता है, अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें रिमाइंडर 1 आता है। फिर से देखें तो वी हैव टू 3 टाइम्स 6 रिमाइंडर 1। दोबारा से देखें तो वी हैव टू 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। तो यहाँ से द आंसर दैट विल गेट इज 1111, और हमें पता है स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम आंसर को 8 बिट्स के अंदर लिखें जी, ऐसे करके। इसी तरह दूसरा नंबर दैट विल हैव टू कैलकुलेट जिसकी बाइनरी वैल्यू इज 180 जी। इस 180 को अगर हमें कन्वर्ट करना है टू बाइनरी तो हमारे पास टू 9 टाइम्स 18 होगा, टू 0 टाइम्स 0 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर यहाँ से हमारे पास टू 4 टाइम्स 8 होगा, टू 5 टाइम्स 10 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर हम अगर करें तो हमारे पास टू 2 टाइम्स 4 होगा, फिर टू 2 टाइम्स 4 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। दोबारा से प्राइम फैक्टराइज करने पे ये टू 11 टाइम्स रिमाइंडर 0 होगा। दोबारा से प्राइम फैक्टराइज करने पे ये टू 5 टाइम्स रिमाइंडर 1 होगा। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ से ये टू 2 टाइम्स 4 रिमाइंडर 1 होगा, और ये टू 1 टाइम्स रिमाइंडर 0 होगा। अगेन इसको अगर ऐसे रीड करें तो विल गेट 1 0 1 1 0 1 0 0, और ये हमारे पास ऑलरेडी एक 8 बिट वैल्यू है जी। ठीक है, इसको हम इधर लिख देंगे, हमारे पास इट इज 1 0 1 1 0 1 0 0। इसी तरह 2 3 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो हमारे पास इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ये वर्किंग स्पेस दी ही इसीलिए गई है हमें। 2 3 5 को कन्वर्ट करें तो 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 7 टाइम्स 14, और यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से देखें तो हमारे पास 2 5 टाइम्स 10, 2 8 टाइम्स 16, रिमाइंडर यहाँ से भी 1 बचेगा।
फिर से देखें तो हमारे पास 2 टाइम्स 4 टू 9 टाइम्स 18, रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ से हम दोबारा देखें तो हमारे पास 1 टाइम्स 2 टू 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1, फिर 7 टाइम्स रिमाइंडर 0, फिर 3 टाइम्स रिमाइंडर 1 एंड फाइनली 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। इस नंबर को भी इफ वी रीड ऐसे तो विल हैव 111010111। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर इज 111010111। ऐसे करके आप फाइनल आंसर्स अपने लिखते जाएंगे जी। आफ्टर दिस, मूविंग ऑन टू द सी पार्ट, कहते हैं कि डेनरी नंबर्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल्स। तो अगेन डेनरी से ही किसी और नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो मेथड वही सेम हम रखेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन जी। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, हमारे पास 14 को अब की बार प्राइम फैक्टराइज करना है और अब की बार जो वैल्यू है 16 से करना है। देखो 16 से ये प्राइम फैक्टराइज नहीं हो सकता एंड वी डू नो कि हमारे पास जो ए बी सी डी ई और एफ हैं इन हेक्साडेसिमल, they are basically values of 10, 11, this is 12, this is 13, this is 14 and this is 15। तो जहां पे उसने 14 लिखा है वहां पे हम हेक्साडेसिमल ई लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो उसने हमें कन्वर्ट करने को कहा है दैट इज 100। तो 100 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे बाय 16 ऐसे करके। अब हमारे पास 16 10 टाइम्स इज 160। उससे पीछे अगर आप आए तो आपके पास 16 9 टाइम्स 144 बनाता है। उससे पीछे आओ तो 16 जो है अगर हम 7 टाइम्स सोचें तो हमारे पास 112 बनाता है। 16 को मल्टीप्लाई करें बाय 6 तो वो आपके पास 96 बनाएगा। यानी 16 6 टाइम्स इज 96 और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4। फर्दर ये नंबर 16 से प्राइम फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो द आंसर दैट यू विल गेट इज 64। 64 इसको हम हेक्साडेसिमल में कहते हैं। 250 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जी, 250 को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डेनरी टू हेक्साडेसिमल। हमारे पास यहाँ से 16 1 टाइम्स 16 आएगा और वो 9 उठकर हमारे पास चला जाएगा टू द 0। तो यहाँ से we'll get हमारे पास 90 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें बाय 6 हमने किया तो हमारे पास 96 आया। 16 को अगर 5 से करके देखें हमारे पास तो वो हमारे पास तकरीबन आएगा जी 80। तो 16 5 टाइम्स इज 80 और 90 माइनस 80 करें तो यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है दैट इज 10। तो आंसर इज 1510 and this cannot be the final answer। 15 is F, 10 is A। तो हम अपने आंसर को ऐसे FA करके लिखेंगे जी। तो ये तीन वैल्यूज हमने कन्वर्ट की डेनरीज नंबर से हेक्साडेसिमल्स में जी। मूविंग ऑन टू पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन, कहते हैं कि a binary integer that is stored in a register in the computer has a logical left shift performed on it। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है हर बिट को बच्चों उठाकर लेफ्ट पे मूव किया गया। और जैसे जैसे हम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते थे, जब तक कोई वंस लूज नहीं हो रहे तो हर शिफ्ट पे वैल्यू डबल होती थी। और इसी तरह हमारे पास जब हम लॉजिकली राइट पे शिफ्ट करते थे तो हमारे पास जब तक कोई वन रिड्यूस नहीं हो रहा, वन रजिस्टर से बाहर नहीं निकल रहा, तब तक हम कहते थे हमारी वैल्यूज जो है वो हाफ होती रहती। तो हमें कह रहे कि describe the purpose of logical left shift, describe the process of the logical left shift that is performed on the binary integer। तो प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास हर एक बाइनरी बिट जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी, मूव कर दी जाएगी वन प्लेस टू द लेफ्ट। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो रजिस्टर से बाहर निकल जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। और इसका क्या मतलब है कि जो राइट साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी उसको हम लोग फिल अप करेंगे विद 0। तो ये सारे काम हम पहले करके आ चुके हैं जी। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे पास ईच बिट जो है, ईच बिट इन द रजिस्टर
each bit in the register is shifted, क्योंकि एक लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट बोला उसने, तो हम is shifted one place to the left, and the leftmost bit is lost, या हम क्या कह सकते हैं, is moved out of the register. ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम बताएंगे कि we place a zero, या we write a zero on the right side of the binary number. यानी देखो, हम लोग क्लास में लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट जब करते थे, तो सपोज कीजिए ऐसे हमारे पास करके, दिस इज अ बाइनरी रजिस्टर जिसके अंदर हम लोगों ने वो वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करनी है जी, अपनी बाइनरी वैल्यूज, बाइनरी बिट्स अपनी। तो इसके अंदर हमारे पास अगर ये एक 8 बिट होगा ऐसे करके, और सपोज कीजिए इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो आपके पास ऐसे 0 1 1 1 0 0 0 0 ऐसे करके। अब जब हम इस पे लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब है हर एक बिट ने उठकर एक प्लेस टू द लेफ्ट मूव कर जाना। जब आपके पास हर एक बिट एक प्लेस टू द लेफ्ट मूव करेगी, तो ये वाला 0 निकल जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर, और आपके पास सारी चीजें, सारी बिट्स जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएंगी। और राइट पे जब ये वाला 0 आपके पास आगे चला जाएगा, तो ये स्पेस एम्प्टी बच जाती है, तो इस एम्प्टी स्पेस पे हम 0 लिखते हैं। इसी तरह इस डी के सेकंड पार्ट पे अगर आए, तो कहते हैं स्टेट द इफेक्ट दिस विल हैव ऑन द बाइनरी नंबर। क्या होता है हमारे पास लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट का इफेक्ट, हमारे पास द नंबर इज डबल्ड, या इट बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू, या इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सेम बात है बच्चों। ठीक है, ई पार्ट में कहता है a negative binary integer needs to be stored in a register in the computer. Give the name of the number system that can be used to represent negative binary integers. Negative binary integers कैसे represent करते थे जी हम लोग, हमारे पास twos complement method का इस्तेमाल करते हुए बच्चों we represent negative binary numbers जी। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे हमारे पास चौथे सवाल में कहते हैं कि अ स्टूडेंट हैज अ स्मार्ट वॉच। कहते हैं द स्मार्ट वॉच हैज बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आइडेंटिफाई, अच्छा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास किस किस किस्म की हो सकती हैं इन दैट स्मार्ट वॉच। हमारे पास टच स्क्रीन हो सकती है जी, उस टच स्क्रीन के साथ साथ हमारे पास एक ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड हो सकता है, उसके साथ साथ हमारे पास इनपुट के लिए कैमरा हो सकता है उस स्मार्ट वॉच के अंदर, उसके साथ साथ हमारे पास इनपुट के लिए माइक्रोफोन हो सकता है उसी स्मार्ट वॉच के अंदर। इसी तरह अगर आपके पास वो फिटनेस ट्रैकिंग कर रही है स्मार्ट वॉच, तो उसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके साइड पे बटन्स लगे हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल दी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो कि हो सकते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होगी, उस स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले स्क्रीन। इसी तरह उस स्मार्ट वॉच के अंदर आपके पास कोई स्पीकर इंस्टॉल्ड हो सकता है जिसके थ्रू आपको आवाज आनी है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। खैर, सवाल कहते हैं आइडेंटिफाई टू इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, सवाल भी यही है, दैट कैन बी बिल्ट इनटू द स्मार्ट वॉच। तो दो इनपुट डिवाइसेस कोई भी आप लिख लें, जैसे हमारे पास कैमरा है जो कि यूजर को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह आपके पास टच स्क्रीन जो है जिसके थ्रू हमने स्क्रीन को, उस वॉच को इस्तेमाल करना है, दैट इज अनदर इनपुट डिवाइस बच्चों। कहते हैं आइडेंटिफाई वन आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी बिल्ट इनटू द स्मार्ट वॉच। तो आप उसके अंदर स्पीकर भी लिख सकते हैं, आप उसके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। सी पार्ट कहता है
द स्मार्ट वॉच हैज रीड ओनली मेमोरी। रोम बच्चों याद करो, हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज की एक टाइप होता था। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम कहते थे दिस इज अ परमानेंट यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी इसके अंदर के कंटेंट्स इरेज नहीं होते। और इसके अंदर हम लोग, अगर आपको याद हो, बायोस और हमारे पास स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो थी, जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते थे, वो स्टोर करते आए। ठीक है जी। तो सवाल हमें कहता है कि हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि स्मार्ट वॉच जो है वो रोम यूज क्यों कर रही है। अगेन, रोम का पर्पस क्या है, सिंपली वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग टू आंसर दिस क्वेश्चन, एक सेकंड, टू आंसर दिस क्वेश्चन हम लोग सिंपली लिखेंगे कि हमारे पास ये स्टोर करेगी द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, ताकि स्मार्ट वॉच को पता हो कि उसको स्टार्ट कैसे होना है। बायो स्टोर करेगी ताकि स्मार्ट वॉच जो है अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो हम लिखेंगे क्यों यूज हो रहा है, टू स्टोर द बूटस्ट्रैप या स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस so that the smartwatch so that the smartwatch can start up easily। इसी तरह एक्सप्लेनेशन है तो थोड़ा हम पैराग्राफिक फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी बात, हम लोग एक मार्क के लिए तो हमने बताया कि बूटस्ट्रैप स्टोर होगा। दूसरी बात के लिए हम बताएंगे कि इट ऑल्सो स्टोर्स द बायोस दैट अलाउज द वॉच टू communicate with इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जी हमारे पास। तो ये हमारे पास रोम का नीड है इन दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डी पार्ट सवाल का कहता है कि द स्मार्ट वॉच यूजेस अ टेक्स्ट मैसेज एप्लीकेशन दैट रिसीव्स ऑल द डाटा फ्रॉम द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता था बच्चों, इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर होने की बजाय आप रिमोट सर्वर्स पे, रिमोट कंप्यूटर्स पे, यानी दूर दूर आप कंप्यूटर्स रेस्ट आउट करके, अपने से रेंट आउट करके उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। तो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज क्या है हमारे पास, इट इज अ रिमोट collection of storage servers that allow the users to store या हमारे पास access their information, to store या access their information on on इसको हम कह सकते हैं, दोबारा से रिमोट सर्वर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या आप ऑन शेयर्ड या रेंटेड आउट हार्डवेयर थ्रू द इंटरनेट बच्चों। तो दिस इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अच्छा, नीचे इसी से रिलेटेड कहते हैं गिव टू बेनिफिट्स ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज के हमने बहुत सारे फायदे देखे थे। सबसे पहला फायदा हमारे पास क्या होगा कि द यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा, द यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा anywhere and anytime through the इंटरनेट। ठीक है जी।
अब वो एनीवेयर एनी टाइम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू द इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। इसी तरह जब यूजर जो है वो कोई हार्डवेयर ओन नहीं कर रहा, तो यूजर को सिक्योरिटी के मसले, यूजर को स्टाफिंग के मसले, यूजर को मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास द ओनर ऑफ द क्लाउड स्टोरेज is responsible for the maintenance of the servers। ये हमारे पास एक दूसरा एडवांटेज है। इसी तरह अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस हमें प्रोवाइड की जाती है बाय द क्लाउड सर्वर्स, ये हम नोट्स में देख चुके हैं। इसी तरह हम अपनी डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड इंफॉर्मेशन की उसको बढ़ा सकते हैं ज्यादा पैसे देकर। मूविंग ऑन टू पार्ट ई ऑफ दिस क्वेश्चन, कहते हैं कि द स्मार्ट वॉच ओनली डिस्प्लेज द टाइम एंड टेक्स्ट मैसेजेस। A student incorrectly describes this smartwatch as a general purpose computer। जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर पे आप इस वक्त क्लास समझ रहे हैं उसमें आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक काम कर रही है कि टेक्स्ट की फॉर्म की इंफॉर्मेशन और टाइम दिखा रही है। दिस इज नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी आपके पास बहुत सारे टास्क परफॉर्म नहीं हो रहे। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है इसकी डिस्क्रिप्शन? क्योंकि हमारे पास वो टास्क जो है वो स्पेसिफिक, जो स्टॉप जो वॉच है स्मार्ट वॉच, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है, तो वो एक जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है। हम लिखेंगे कि हमारे पास बिकॉज इट परफॉर्म्स because it performs specific tasks because it performs specific tasks unlike जनरल पर्पस रजिस्टर्स। देखो इसी रजिस्टर से इवन जो सॉरी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, इसी कंप्यूटर से आपको मैं इस वक्त क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इस पे लिख भी रहा हूँ, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, स्टोर भी हो रही है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो अनलाइक ए जनरल पर्पस कंप्यूटर हम लिखेंगे विच कैन परफॉर्म हमारे पास मल्टीपल टास्क। और यहाँ पे आप चाहें तो आप बता सकते हैं कि आपके पास दिस वॉच इज नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बल्कि इट इज एन एम्बेडेड सिस्टम बच्चों, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है। जनरली ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर ये बहुत सारे टास्क लिखा होता परफॉर्म कर सकती है तो तब हम इसको एक जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। 5A में किसी को प्रॉब्लम हो, बारकोड्स कैसे स्कैन होते हैं। हमारे पास हम कहते थे कि जो बारकोड्स होते हैं अगेन वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और उसके साथ हम लोग कैसे चेक करते थे कि एरर्स आई हैं कि नहीं आई। बारकोड्स के नीचे एक नंबर प्रोवाइडेड होता था जिसको हम क्या कहते थे, चेक डिजिट कहते थे। वो चेक डिजिट कैलकुलेट होता है, उसके लिए कोई एल्गोरिदम होता है, और उसके आपके पास हिसाब से जब हर दफा स्कैनिंग होती है तो वो चेक डिजिट रिकैलकुलेट होता है, और देखा जाता है कि क्या कैलकुलेटेड चेक डिजिट और जो लिखा हुआ चेक डिजिट है, अगर वो मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है एरर नहीं है। अगर वो नहीं मैच करते तो इसका फिर क्या मतलब है कि आपके पास एक एरर आया है। ठीक है जी। बारकोड्स के नीचे याद है आपको वो चेक डिजिट्स लिखे होते थे? जैसे इधर ये देखो आपके पास ये बारकोड है, ठीक है, और ये इसके साथ उसने आपको एक नंबर स्पेशल दिया हुआ है इसके साथ में। इसका एक डिफरेंट बारकोड है, इस पेज का एक डिफरेंट बारकोड है, और चेक डिजिट है। खैर, अच्छा बी पार्ट में
लो जी, सीरियल सिंपलेक्स डाटा ट्रांसमिशन में कैसे डाटा ट्रांसमिट किया जाता है? बहुत मुश्किल है, सही बात है। सीरियल सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में हम बोलते थे कि एक सिंगल वायर इज यूज्ड, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन है। वन बिट इज सेंट एट अ टाइम, क्योंकि एक सिंगल वायर है। और इन वन डायरेक्शन ओनली, क्यों? क्योंकि आपके पास सिंपलेक्स डाटा ट्रांसमिशन है। ठीक है, सिंपलेक्स डायरेक्शन बताएगा, सीरियल नंबर ऑफ वायर्स बताएगा। हाँ जी। सिम अच्छा, ऊपर उसने आपको कुछ सिचुएशन भी बताई हुई है कि डाटा इज सेंट टू अ स्टॉक कंट्रोल सिस्टम टू अपडेट द स्टॉक वैल्यू stored for the product. The data is sent to the stock control system using serial simplex data transmission. कहता है कि आपके पास बताइए why serial simplex is the most appropriate method of data transmission for this purpose. इसके लिए बच्चों आपको ऊपर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि after the barcode is scanned, data is sent to a stock control system to update the stock value bus stored for the product. और आपके पास कहते हैं कि बताइए फिर सीरियल सिंपलेक्स क्यों इस्तेमाल हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में डाटा क्यों ट्रांसफर हो रहा है जी, क्यों ट्रैवल कर रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसने जाकर स्टॉक लेवल्स को अपडेट करना है, वापस कुछ ट्रांसमिट नहीं होना स्टॉक लेवल्स की तरफ से। तो इसीलिए सिंपलेक्स इज बीइंग यूज्ड। सीरियल क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि आपके पास वो डिफरेंट वेयर हाउसेज में हो सकता है स्टॉक, सिस्टम दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आपके पास इंस्टॉल्ड हो सकता है। ठीक है, और आपको स्क्यूइंग ऑफ बिट्स नहीं चाहिए, मिक्सअप ऑफ बिट्स नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम सीरियल यूज कर रहे हैं। और क्योंकि डाटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास इज अपडेटेड, स्टॉक्स अपडेट हो रहे हैं, वापस कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, इसीलिए हम सिंपलेक्स यूज कर रहे हैं। अगर वापस कुछ रिटर्न होता तो फिर हम हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यूज करते हैं। इसी के थर्ड पार्ट को देखिए, कहते हैं कि द डाटा इज चेक्ड फॉर एरर्स आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। गिव टू एरर डिटेक्शन मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास बहुत गौर से पढ़ना है इसको, कि डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, ट्रांसमिशन के बाद एरर्स को चेक करना है तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आपके पास? ड्यूरिंग राइटिंग एंटरिंग तो उसने आपको ऊपर बता दिया कि भैया आपके पास बारकोड स्कैन होगा और वो चेक डिजिट एरर कंसिडर करेगा। लेकिन ट्रांसमिशन के एरर्स कौन कौन चेक करता है बच्चों? वेरी गुड, चेकसम चेक करता है, पैरिटी चेक करता है, एआरक्यू चेक करता है, एको चेक चेक करता है आपके पास। तो ये सारे मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन थे ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वॉन न्यूमन का सवाल आ गया। कहते हैं टेबल contains names and descriptions of components in a central processing unit. Complete the table by giving the missing component and names and description component names and descriptions. कहते हैं sends signals to manage the flow of data through the CPU. मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है जी? बेशक कोई भी टास्क हो, उसकी मैनेजमेंट कौन सा कंपोनेंट कर रहा होता है हमारे पास? वेरी गुड, मैनेजमेंट हमारे पास कंट्रोल यूनिट कर रहा होता था हमेशा। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है हमारे पास? इट होल्ड्स या कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, इसी तरह कहता है डैश स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द डाटा दैट इज अबाउट टू बी फेच्ड फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी इनटू द सीपीयू। अगेन अब देखो वो रैम को इन प्ले लाना शुरू हो गया। आपके पास एड्रेस कौन स्टोर करके रखेगा जी रैम में आने से पहले? बिल्कुल, हमने कल डिस्कस किया था इसको, एमएआर जो है वो रैम में आने से पहले एड्रेस होल्ड करती है। ठीक है, फिर कहते हैं ट्रांसमिट्स डाटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। ये कौन करेगा? डाटा ट्रांसमिशन, नहीं नहीं, ट्रांसमिट्स डाटा की बात कर रहा है, स्टोरेज की बात नहीं कर रहा आदिल अलिया कासिम। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की बात कर रहा है, मेमोरी डाटा रजिस्टर तो उस डाटा को होल्ड करेगा। हाँ जी, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके लिए डाटा बस यूज होगी। एक्यूमुलेटर हम कहते थे इट स्टोर्स रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस, रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। ठीक है जी, कहते हैं स्टोर्स एन इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज बीइंग डिकोडेड।
कौन स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को जी? हमारे पास करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आपके पास जी वेब ब्राउजर, इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट एंड इट्स यूजर्स से रिलेटेड सवाल आ गया चैप्टर 5 से। कहते हैं स्टूडेंट एंटर्स द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, और आपके पास कहते हैं फॉर अ वेब पेज इनटू देयर टैबलेट कंप्यूटर। कहते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ यूआरएल। एक यूआरएल क्या होता है जी? आपके पास एक एड्रेस होता है। अ, किस किस्म का एड्रेस होता है आपके पास? एक आईपी एड्रेस का। किस कैसा एड्रेस होता है? शॉर्ट फुल दोनों लिख सकते हैं आपका इसमें। जो आपके पास यूआरएल होता है, हम कहते हैं इट इज अ टेक्स्ट एड्रेस ऑफ वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब पेज। ये आपके पास इज द यूआरएल, ठीक है, दैट इज यूज टू लोकेट द वेब पेज। इट इज द एड्रेस सिर्फ नहीं लिखेंगे, आपके पास दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं। एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस होता है। न्यूमेरिकल एड्रेस को हम क्या कहते थे? हमारे पास आईपी एड्रेस किसी भी वेबसाइट पर। और आपके पास टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस कौन सा होगा? वो आपके पास यूआरएल होगा। अच्छा, कहता है आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ यूआरएल। दो डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं यूआरएल के? एक प्रोटोकॉल जो यू आप यूज कर रहे हैं उसका नाम, और एक जो डोमेन है आपके पास उसका नाम। एक तीसरा पार्ट ऑफ द यूआरएल भी होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास फाइल नेम। खैर, सी पार्ट में कहते हैं द स्टूडेंट एंटर्स द यूआरएल इनटू अ पीस ऑफ software that then displays the web page. Identify the name of this software. एक यूआरएल एंटर किया एक सॉफ्टवेयर में और वो उसके बदले में आपको वेब पेज दिखाएगा। ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेब पेजेस दिखाता है जी? वेब ब्राउजर, ठीक है। डी पार्ट में कहते हैं ड्रॉ एंड एनोटेट a diagram to show how the web page is located and retrieved to be displayed to students टैबलेट कंप्यूटर। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो हमने जिस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, अगेन जैसी डिस्क्रिप्शन होती है वैसी ही आपके पास डायग्राम बनती है। कि एक यूजर हमने बोला था टाइप इन करता है द यूआरएल टू द वेबसाइट, सबसे पहले ये काम होता है। फिर जो हमारा यूजर्स कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर क्या करता है कि वो इस वेबसाइट को ब्राउजर के थ्रू उठाता है, इस यूआरएल को, और डीएनएस को भेज देता है। डीएनएस, थर्ड स्टेप में डीएनएस क्या करता है कि आपको वापस उसी यूआरएल का आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। जब हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाता है तो आप थर्ड स्टेज में क्या करते हैं कि आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, फोर्थ स्टेज में सॉरी। और वेब सर्वर फिर आपके पास वो जो ट्रांसफर ऑफ पेजेस है या वेबसाइट है वो आपको रिटर्न करता है। आप इधर एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके पास स्टेप 5 लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस पांचवें स्टेज पे जाकर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वो डायग्राम थी जो हमने बनाई थी। इसी को आपने इसी सवाल में भी लिख देना है। इसके भी 5 मार्क्स हैं। वेब पेज कैसे लोकेट होता है, कैसे रिट्रीव होता है, और फिर कैसे डिस्प्ले होता है ऑन द स्टूडेंट्स टैबलेट कंप्यूटर। अच्छा जी, इसी के ई पार्ट में आइए। एसएसएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात हो रही है। कहते हैं द डाटा फॉर द वेब पेज इज ट्रांसमिटेड using the secure socket layer protocol. Complete the paragraph about SSL protocol. कहता है use only the terms from the list. Not all terms need to be used. Some terms may be used more than once. ठीक है जी। कहता है the dash asks the dash to identify itself. कौन आइडेंटिफिकेशन मांगता है जी? किससे? हमारे पास जो वेब ब्राउजर होता है वो किधर गया? वो आइडेंटिटी प्रूव करवाता है किससे? वेब सर्वर से। तो कौन पूछेगा? हम कहते हैं द वेब ब्राउजर आस्क्स द वेब सर्वर। इसको ऊपर आगे पीछे नहीं कर देना। वेब ब्राउजर आइडेंटिटी कंफर्म करता है फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है जी। इसी के बाद हमारे पास
कहते हैं कि द डैश सेंड्स बैक इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट। कौन वापस भेजेगा आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए? वेब सर्वर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेगा। फिर द डैश ऑथेंटिकेट्स द डिजिटल सर्टिफिकेट। उसको वापस से कौन ऑथेंटिकेट करेगा? दोबारा से वेब ब्राउजर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है। इफ इट इज ऑथेंटिक, डैश डाटा ट्रांसमिशन बिगिंस। तो आपके पास HTTPS है, आपके पास SSL है। तो किस किस्म की डाटा ट्रांसमिशन होगी जी? अनइनक्रिप्टेड URL, HTTP, OS सर्च इंजन, HTML फाइल सर्वर, या इनक्रिप्टेड? किस किस्म की ट्रांसमिशन होती है? इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसमिशन होती है। पेजेस को इनक्रिप्ट किया होता है क्योंकि आपके पास SSL HTTPS यूज करता है। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये आपके चैप्टर 6 का सवाल होगा। हाँ, उसी से। कहता है वैक्यूम रोबोट वैक्यूम क्लीनर यूजेस सेंसर्स टू नेविगेट अराउंड ऑब्स्टिकल्स इन अ रूम। ठीक है जी। कहते हैं टेक वन बॉक्स टू शो द सेंसर दैट वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। अपने आगे पीछे उसने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेंस करना है। कौन सा सेंसर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को सेंस करता है जी? प्रॉक्सिमिटी में प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही सेंस करता है। ठीक है। बी पार्ट कहता है एन एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज एन एरर विद अ रोबोट वैक्यूम क्लीनर। सर्कल थ्री कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। लो, इसमें भी कोई मसला ही नहीं। एक्सपर्ट सिस्टम हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसमें से नॉलेज बेस है, एक उसमें से रूल्स बेस है, एक उसमें से इन्फ्रेंस इंजन है, और मिसिंग कंपोनेंट कौन सा है जी? यूजर इंटरफेस। अच्छा, आखिरी पार्ट में कहता है एक्सप्लेन हाउ द रोबोट वैक्यूम क्लीनर कैन मेक यूज ऑफ मशीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट्स को अपने रास्ते में आइडेंटिफाई करना है, सफाई उसने करनी है, तो वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कैसे कर सकता है बच्चों? मशीन लर्निंग में क्या होता था कि द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आपके पास रोबोट जो है वो क्या करेगा? It can store information about the positions of the obstacles, where each obstacle is placed, what path to follow, ठीक है, और which place requires more cleaning, which place requires less cleaning। ठीक है। तो आपके पास इसी तरह हाउ टू नेविगेट थ्रू द रूम या थ्रू द एरिया, वो रास्ता, द रूट फ्रॉम थ्रू विच टू नेविगेट। तो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट के तो यही होंगे ना। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ और चाइल्ड ट्रॉमा तो नहीं होगा। ठीक है। तो उसने रोज ये सीखा होगा कि बेड किधर प्लेस्ड है, आपका सोफा है वो किधर प्लेस्ड है, टेलीविजन किधर है, कौन कौन सी दीवार है, कौन कौन सी दीवार नहीं है। तो आपके पास ये सारी चीजें याद रखेगा वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर। कहाँ पर सफाई की जरूरत ज्यादा पड़ती है, कहाँ पर कम सफाई की जरूरत पड़ती है, ये भी वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर याद रखेगा। ठीक है।